हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने भारतीय संविधान से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित आरएस प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर दोस्तों 46वां लेकर आ चुका हूं, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपका दोस्तों बिल्कुल शानदार एक बेहतरीन दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये मॉडल पेपर बहुत ही शानदार, बड़ा गजब और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू बाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर, जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है और दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछे गए विगत परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर जूनियर लीगल ऑफिसर का है, जिसमें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस मॉडल पेपर को। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाया जाता है। भाई प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों हमारा देश का प्रथम जो लॉ ऑफिसर है वो दोस्तों कौन कहलाता है? तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये दोस्तों हमारे देश का प्रथम लॉ ऑफिसर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, इस बात का भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों नोट करना, साथ ही साथ इसको महान्यायवादी कहते हैं, न्यायवादी दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर बात करें वर्तमान में दोस्तों हमारे देश का प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर दोस्तों कौन है, तो नोट करना आर वेंकटरमन है ना, आर वेंकटरमन दोस्तों हमारा देश का प्रथम दोस्तों है ना, वर्तमान में दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी है। इस बात का ध्यान रखना, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद दोस्तों इन्होंने संभाल रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, योजना आयोग का भाई अध्यक्ष कौन होता है? योजना मंत्री, राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल या दोस्तों प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न था, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर दोस्तों इसकी गठन की बात करें हम, इसका गठन दोस्तों कब किया गया था, तो इसका गठन दोस्तों नोट करना 1 जनवरी दोस्तों 2015 को दोस्तों इसका गठन किया गया था। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। लेवल देखे दोस्तों आप क्वेश्चन का, है ना, आप देखिए दोस्तों लेवल देखिए क्वेश्चन का, कितना बहुत ही शानदार लेवल है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है वो दोस्तों कितना होता है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 12 माह। देखिए दोस्तों बात करें राज्य विधानमंडल की, तो दोस्तों इनके 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय होता है वो दोस्तों 6 महीने का होता है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान विधानसभा की, तो दोस्तों एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं ना। कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने इसके आवश्यक है। और उनके मध्य जो अंतराल होता है ना समय का, वो दोस्तों 6 महीने का दोस्तों कम से कम अंतराल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, मतलब दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं या चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं या दोस्तों नामांकित होते हैं ना। हमारे दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, कैसे निर्वाचित होते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, चुनाव या दोस्तों निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन, वो दोस्तों एक निर्वाचक मंडल के द्वारा दोस्तों किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, ठीक है। अब इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, मतलब दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर लगा के लिखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी और एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों 1 नंबर लगा के लिखना, संसद के दोस्तों सभी निर्वाचित सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या निर्वाचन में दोस्तों भाग लेते हैं। अब इस संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इस संसद के सभी निर्वाचित सदस्य का मतलब यह हो गया कि दोस्तों इसमें लोकसभा के सदस्य भी आगे निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी आगे, ठीक है। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना भाई, 2 नंबर लगा के लिखना, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों 3 नंबर लगा लिखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।
17वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, 17वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी के, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी दोस्तों इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन में दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो दोस्तों 17वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेवल देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल क्या है ना, इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपको आरएस प्री 2023 में जो आपकी एग्जाम दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 को दोस्तों होने वाली है, इस लिमिटेड समय में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। भाई मेरा तो सजेशन यही है कि दोस्तों इस लिमिटेड समय में दोस्तों आपको वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिले। और दोस्तों मेरा सजेशन दोस्तों पर्सनली आपको यह कहना चाहूंगा कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप मॉडल पेपर सोल्व कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों टोटल अभी तक भाई ये 46वां मॉडल पेपर है, टोटल 45 मॉडल पेपर दोस्तों अभी तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, वो भी एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनका जो लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला है, भारत के संविधान में बाघ, इसका मतलब दोस्तों बाघ नौ क है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाघ नौ क दोस्तों जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन के तहत, 72वां संविधान संशोधन के तहत, या 73वां संविधान संशोधन के तहत, या दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के तहत। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में बाघ 9 क दोस्तों जोड़ा गया था। और दोस्तों ये किससे संबंधित है, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों नोट करना, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों इसमें उपबंध किए गए हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसी 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिया गया है, ठीक है। अगर आपको बात करें 73वां संविधान संशोधन के बारे में, तो दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों नोट करना, 1992 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में बाघ 9 जोड़ा गया था, बाघ 9 दोस्तों जोड़ा गया। और इस बाघ 9 में दोस्तों पंचायती राज से दोस्तों संबंधित उपबंध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। मतलब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न दोस्तों, देखिए सही कथन चुनिए भाई। उच्च न्यायालय का मतलब दोस्तों हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। किसकी सलाह से दोस्तों करता है, इसमें क्वेश्चन ये कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से, या दोस्तों राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितना गजब का दोस्तों प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, इसको दोस्तों राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श लेकर भाई इसको नियुक्त करता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये राज्यपाल कौन सा होना चाहिए, जिस राज्य में इस मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा उस राज्य का राज्यपाल और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर दोस्तों राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछते तो दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कंटेंट है ना, लोग दोस्तों आपको बारी भरकम फीस लेकर ऐसी टेस्ट सीरीज भी दोस्तों बिल्कुल प्रोवाइड फिर भी आपको नहीं करवाते, लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों मैं आपको टोटल अभी तक दोस्तों 45 मॉडल पेपर करवा चुका हूं, वो भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं। और दोस्तों इन मॉडल पेपर्स को अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों अगर कंटिन्यू देख लेना तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन की खोपड़ी में भाई है ना छेद करोगे दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया है ना।
संविधान में दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों 32वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन का लेवल देखें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट बताता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है वो दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों किया गया है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का दोस्तों इसमें उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। लेकिन दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों इस 8वीं अनुसूची में केवल दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब बाकी की भाषाएं दोस्तों किस किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इस भारतीय संविधान में जोड़ी गई और कौन कौन सी दोस्तों लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई, इनकी दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों केवल 1 मिनट लगेगी दोस्तों, यहाँ पर सुन लीजिए भाई, है ना। देखिए 71वां संविधान संशोधन की बात करूँ मैं, 71वां संविधान संशोधन की बात करूँ भाई, संविधान संशोधन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो नोट करना 71वां संविधान संशोधन की 1992, इसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में नोट करना 3 लैंग्वेज को दोस्तों जोड़ा गया था। कौन कौन सी? एक तो कोंकणी लैंग्वेज को, कोंकणी लैंग्वेज को, इसके अलावा मणिपुरी लैंग्वेज को, मणिपुरी लैंग्वेज को, इसके अलावा दोस्तों एक लैंग्वेज और है नेपाली। इन 3 भाषाओं को दोस्तों इस 71वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक संविधान संशोधन और किया गया था, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? अगर पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखना टोटल दोस्तों 4 से 5 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो को जोड़ा गया, डोगरी लैंग्वेज है इसको दोस्तों जोड़ा गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैथिली लैंग्वेज को जोड़ा गया, मैथिली लैंग्वेज को जोड़ा गया, और दोस्तों संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया, संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो इन 4 लैंग्वेज को दोस्तों इसमें भाई जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना 92वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया था, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? यहाँ पर नागरिकों से तात्पर्य भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। समानता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार, वाक एवं स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण का से संबंधित अधिकार। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय नागरिकों को केवल और केवल दोस्तों हमारा हमको ध्यान रखना उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो केवल और केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों ये अधिकार नोट करना अनुच्छेद 19 में दोस्तों दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और इस अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है ना, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं केवल और केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है? देखिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए जो प्रोसेस होता है उसका प्रावधान है? अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 61 में, दोस्तों अनुच्छेद 62 में। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाअभियोग की जो दोस्तों प्रक्रिया है वो दोस्तों अनुच्छेद 61 में भाई उल्लेखित है। आवाज सही नहीं आ रही, ठीक है। अब बिल्कुल ऑल ओवर राष्ट्रपति की महाअभियोग का जो दोस्तों प्रोसेस है ना वो भाई अनुच्छेद 61 में उल्लेखित किया गया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो आपकी एग्जाम में दोस्तों हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। नोट करना है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इस बात का ध्यान रखना। अर्धन्यायिक, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे क्वेश्चन आया है कि दोस्तों राष्ट्रपति के महाअभियोग के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो किस प्रकार की दोस्तों एक प्रकार का प्रोसेस है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है।
इसके अलावा देखें दोस्तों, संसद के इस राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखना, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इनके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें दोस्तों केवल और केवल संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, अन्य सदस्य भाग नहीं लेते। इस बात का ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ महाअभियोग से संबंधित है कि महाअभियोग का जो नोटिस निकाला जाता है ना, जो नोटिस होता है, महाअभियोग का नोटिस दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा दोस्तों लाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, संसद के है ना, संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3, नोट करना 2/3, संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा दोस्तों ये महाअभियोग दोस्तों क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। महाअभियोग होता क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की दोस्तों प्रक्रिया होती है महाअभियोग। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात दोस्तों अनुच्छेद 61 में दोस्तों की गई। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ध्यान रखना। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाअभियोग दोस्तों एक अर्धन्यायिक, मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये बात रट के जाना दोस्तों, काफी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन में सदस्यों की कुल संख्या का दोस्तों कितना प्रतिशत भाग होगी। तो बताइए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/5, 1/10, 1/3 या 1/2, है ना। तो बताइए दोस्तों, संसद के जो प्रत्येक सदन का जो अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति सदन के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग दोस्तों होती है, तो 1/10 है ना। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना गजब का प्रश्न है भाई। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों स्थापित किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना। भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कई दफा दोस्तों, जब हमारे मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था, तो कई दफा दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आरपीएससी द्वारा आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो क्लास आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मैं आपको वहां पर कंप्लीट दोस्तों डिटेल बता रखा हूं, ठीक है। जरूर जाकर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है। मतलब कौन सा भाग दोस्तों भारतीय संविधान का मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या दोस्तों भाग 5 है। देखिए दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों की बात हो रही है तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं, है ना। और दोस्तों भाग 4 में क्या आते हैं, भाग 4 में आते हैं दोस्तों, नोट करना, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ये भाग 4 में आते हैं। और भाग 4 क में आते हैं दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इनके अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। देखिए मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक दोस्तों जो अनुच्छेद हैं वो दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो दोस्तों 36 से लेकर जो 51 तक जो अनुच्छेद है वो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है। और मूल कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद है वो दोस्तों 51 क, ये दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो वही भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है दोस्तों। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कितना लेवल का प्रश्न है। लेवल देखिए दोस्तों क्वेश्चन का, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची संबंधित है किन किन अनुच्छेदों से। अब देखिए 3री अनुसूची दोस्तों होती क्या है, पहले तो आपको यह समझना होगा। देखिए 3री अनुसूची में दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का
के शपथ का प्रावधान है दोस्तों तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है, इस बात का ध्यान रखना है ना। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं भारतीय संविधान के, इनके शपथ का जो प्रावधान है उल्लेख है वो दोस्तों तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताया क्या होगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों नोट करना, देखिए अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 99 है ना, इसके अलावा अनुच्छेद 124, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 146, इसके अलावा अनुच्छेद 173, इसके अलावा दोस्तों नोट करना अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 199। ठीक है, इन पदाधिकारियों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इनका उल्लेख दोस्तों तीसरी अनुसूची में किया गया है। नोट कर लेना दोस्तों, कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछते तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको लोग बारी बरकम फीस लेकर आपसे दोस्तों पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारे इस मॉडल पेपर, इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर देख लेना, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। माइका लाल ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद दोस्तों उत्पन्न हो जाए, तो दोस्तों ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, दोस्तों विशेष सम्मति द्वारा। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा दोस्तों जब एक विधेयक पर संसद में है ना, दोनों सदनों में दोस्तों मतभेद दोस्तों उत्पन्न हो जाए, तो ये संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है। तो दोस्तों ये तो सभी आते हैं भाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान जीवन बीमा निगम, CSIR उपयुक्त सभी। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में दोस्तों है ना, अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए, जो राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति है दोस्तों न्यायिक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है दोस्तों है ना। और दोस्तों ये नोट करना, संविवेकीय शक्ति है राष्ट्रपति की, संविवेकीय शक्ति होती है दोस्तों राष्ट्रपति की है ना, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ लेखाओं की संबंधी प्रतिवेदनों की जो है ना किसके समक्ष दोस्तों प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है कि भारत का जो CAG होता है ना, CAG, वो दोस्तों संघ के लेखाओं के संबंधित जो प्रतिवेदनों को है वो किसके समक्ष दोस्तों प्रस्तुत करेगा। संसद के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, मंत्री परिषद के समक्ष या राष्ट्रपति के समक्ष है। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों इसको इन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा विधि बनाकर, या दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के द्वारा दोस्तों एक विधि का निर्माण करके दोस्तों इसकी क्या बनाई जा सकती है, इसकी अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। और दोस्तों नोट करना, संसद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इसकी न्यायिक शक्तियों में दोस्तों क्या कर सकता है, कमी कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। सभी के सभी पावर दोस्तों संसद के पास ही होते हैं। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोला है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है केवल मूल अधिकारों को, केवल नागरिक अधिकारों को, केवल विधिक अधिकारों को, दोस्तों केवल मूल अधिकारों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए। देखिए दोस्तों इसकी डिटेल में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, पहली बात तो। और दोस्तों अनुच्छेद जो 32 है वो दोस्तों नोट करना, केवल दोस्तों मूल अधिकारों, नोट करना, मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, मूल अधिकारों के संरक्षण की
गारंटी दोस्तों कौन सा अनुच्छेद देता है, तो भाई अनुच्छेद 32 ही देता है। और दोस्तों इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो दोस्तों 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करता है ना, रिट याचिका जारी करता है। और दोस्तों किससे संबंधित रिट याचिका जारी करता है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन या दोस्तों इनके हनन होने पर ही दोस्तों ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के तहत है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको दोस्तों कई दफा ये बात बताया हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विवादों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों 4 प्रकार के विवाद है, कौन कौन से। 1 नंबर दोस्तों लगा लिखना, जब दोस्तों किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, है ना, मूल अधिकारों का, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में क्या कौन कौन से विवाद आते हैं दोस्तों, क्या क्या शामिल है। तो मूल अधिकारों के हनन होने पर जो विवाद होते हैं दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं भाई, ठीक है। 2 नंबर लगा लिखना, केंद्र व राज्यों के मध्य जब विवाद होते हैं, विवाद के मामले होते हैं, वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। 3 नंबर लगा के लिखना, 2 राज्यों के मध्य जब विवाद होते हैं, दो राज्यों के मध्य जो विवाद के मामले होते हैं, वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर दोस्तों लगा रखना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं, चुनाव से संबंधित जो विवाद के मामले होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, विवाद के मामले होते हैं, वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के मामले थे सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में। अगर दोस्तों देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आरपीसी द्वारा आज तक के पूछे गए प्रश्न उत्तरों की क्लास अगर आपने नहीं देखी, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना, बहुत ही गजब की क्लास है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था दोस्तों आपके लिए RS प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर 46। देखिए पिछले कुछ दिनों से दोस्तों आपको मॉडल पेपर में आपको कंटिन्यू नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजन था पारिवारिक समस्याओं का दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रेगुलर होंगी दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही शानदार गजब का दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी जो आप ये मॉडल पेपर देख रहे हो, उस चैनल का नाम है दोस्तों Q50 GK, या दोस्तों Q50 GK क्लासेज। इस पर देखिए दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसके अलावा देखिए आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद है ना, आज के बाद दोस्तों जो शॉर्ट नोट्स है ना, सभी सब्जेक्टों के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो दोस्तों आपको Q50 GK क्लासेज शॉर्ट नोट्स, हमारा जो चैनल है, हमारे इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैं दोस्तों लिंक डाल दिया हूं, उस पर जाकर देखना दोस्तों। उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दोस्तों प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक, यूनिक और जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए यार, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक दिया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे नए चैनल का दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे, है ना। राजस्थान की सभी कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल से संबंधित, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी से संबंधित दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दोस्तों एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना। और दोस्तों इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।